नमस्कार। अमित वर्मा, आदित्य प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज, गंगापुर, रसूलाबाद, प्रयागराज। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट का वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक पढ़ लिया है। इसके आगे मैं वैद्युत बल रेखा के बारे में बताने चल रहा हूँ। हम कहाँ तक पढ़े थे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। मैंने कहा था दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अभी वैद्युत बल रेखा होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल की दिशा बताता है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, उसके बाद ही हमें वैद्युत धारा मिलती है, करंट मिलता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनों के चलने का पाथ है ना, जो रास्ता है इलेक्ट्रॉनों के चलने का, बेसिकली वही होता है क्या, वैद्युत बल रेखाएं। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो पॉजिटिव होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव की तरफ इंटर करती हैं। ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। नहीं, ये मैंने गलत लगा दिया। ये बाहर की तरफ निकलती हैं पॉजिटिव से और निगेटिव तरफ क्या होती हैं, अंदर की ओर इंटर करती हैं। ये दो लाइन हो गई। तो हमने क्या बताया वैद्युत रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र होता है जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। जैसे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। विपरीत रहते हैं तो क्या कहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनों का पाथ रास्ता है वही हमारा वैद्युत बल रेखा होता है। वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से बाहरी तरफ लंबवत इस सरफेस के लंबवत निकलता है, निगेटिव में सरफेस के लंबवत अंदर जाता है। जैसे अब हम अगर इसकी एक पॉजिटिव और निगेटिव में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से ये चलेगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। इधर से ये हो गया हमारी, इधर से क्या होता है, बाहर निकलता है पॉजिटिव से, पॉजिटिव जो आवेश होता है, धनावेश होता है, उधर से बाहर निकलता है और क्या होता है, माइनस की तरफ ये इंटर करता है। ये हो गई हमारी वैद्युत बल रेखाएं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जहां पर इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वो आवेश के पास देखिए बहुत सारे डेंस हैं, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जब हम लोग इससे दूर जाने लगते हैं तो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हट जाती हैं। यहाँ पर हमारा मिनिमम होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर यहाँ पर क्या है, आके इकट्ठा हो रही हैं, एक स्थान पे एकत्रित हो रही हैं। यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होगी वो अधिक हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो वैद्युत बल रेखा क्या होते हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं। हमने देख लिया क्या होती है। पहला गुण क्या हो गया, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक आवेश से निकलती हैं, पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं, और जो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश वहां से इंटर करती हैं। वो कभी एक वक्र नहीं बनाती हैं। ये कंप्लीटली वक्र बनाने का मतलब एक क्लोज सरफेस ये ऐसे जाके ऐसे नहीं बनाती हैं, ये पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में इंटर करती हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, मैंने सबसे पहले बताया कि वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। दूसरा है वैद्युत बल रेखाएं जो है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है वहां पर कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं होती है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी मतलब सघनता ज्यादा होती है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ही नहीं, वहां पर क्या होगी, हमारी वैद्युत बल रेखाएं प्रेजेंट नहीं होंगी। और जो पॉजिटिव होती है वहां से इमिट होती है, निकलती है, और जो निगेटिव होती है वहां से इंटर करती है। तीसरा है जहां पर इनकी संख्या ज्यादा होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, मैं बता चुका हूं। उसके बाद जो तीसरा है, ये वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती है। मैंने लिखा है वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी की भांति व्यवहार करती है, जो लंबाई के अनुदिश जो होता है सिकोड़ती है, और जो उसका सरफेस है उसके लंबाई के लंबवत जो डायरेक्शन है वहां पर क्या होती है, वो हट जाती है, वो हटने की प्रवृत्ति होती है। इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि जब समान आवेश होता है वहां पर अधिक आकर्षण होता है, जहां पर विपरीत आवेश होता है वहां पर आकर्षण होता है, जहां पर समान आवेश होता है वहां पर प्रतिकर्षण होता है। जो इसका तीसरा एक और है, लास्ट है, वो मेन है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं,
जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। तो कैसे नहीं कट करती हैं, यहाँ पर हमने देखा है, क्योंकि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। अगर कोई वैद्युत, क्योंकि वो जो दिशा कैसे बताता है कि इस पर हम लोग जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, यहाँ पर कोई जा रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस या माइनस तरफ, यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मुझे उसकी दिशा को ज्ञात करना है उस पॉइंट पर मैं एक लंबवत खींचता हूँ। जो लंबवत की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई दो हो गए, मान लीजिए कट कर दिए, मैं इसको अगर किसी दूसरे से कट करवा देता हूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक लंबवत खींच सकते हैं, जो कि ये कि असंभव है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, क्योंकि जहां पर कट करती हैं वहां पर हम एक से अधिक स्पर्श रेखाएं, लंबवत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है उसका डायरेक्शन बताने। अब हम आगे बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की। हमने वैद्युत बल रेखा क्या होता है जान लिया, अब आगे वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोग जानते हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये मान लीजिए मेरा कोई हो गया वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ई हो गया, इसका डायरेक्शन ये है। इसमें मैंने कोई एक क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया। तो इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के मान को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए जो मैंने ये माना है, ये इससे थीटा एंगल बना रहा हूं, इससे थीटा एंगल बना रहा हो, ये ई हो गया, और ये जो जा रहा है हमारा ए हो गया। इसका क्षेत्रफल हम लोग ए मान लेते हैं, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए है। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के मान को फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ऑफ ए। ठीक है। अब हम जानते हैं ई और ए के बीच क्या है, हमारा थीटा एंगल बन रहा है। तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे कि जो ई डॉट ऑफ ए होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और बेसिकली थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया ऑफ द काल्पनिक सतह का एरिया लेते हैं हम लोग वहां पर। ये होता है हमारा, हमने वैद्युत बल रेखा देख लिया, वैद्युत फ्लक्स देख लिया। क्या होता है, इन दोनों को पढ़ने का सिंपली सा एक मकसद था, क्या, हमें गॉस थ्योरम के बारे में जानना। गॉस का नियम क्या होता है, ये क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली जो गॉस का थ्योरम होता है इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास अलग अलग जो गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ होता है, जो गॉसियन पृष्ठ होता है मतलब जो काल्पनिक पृष्ठ हम लोग मान रहे हैं, जिसमें से होकर क्या होती है, हमारी फ्लक्स संख्या निर्धारित करते हैं, उस अलग अलग पृष्ठ होंगे, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए गॉस का नियम का हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए गॉस का नियम होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो कि हमने परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है। देखिए मान लीजिए मैंने कोई ये क्या किया, बंद पृष्ठ ले लिया, ये बंद पृष्ठ ले लिया। अब क्या है, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, ये छोटा सा मैंने ले लिया एक ds, यहां से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये E हो गया, ये ds हो गया, क्योंकि इसका मैंने पूरा नहीं लिया है, और आवेश Q हो गया। तो जो हो जाएगा फ्लक्स फाई E बराबर क्या हो जाएगा, इस आवेश पर उपस्थित टोटल संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गया हमारा गॉस का थ्योरम। बेसिकली हम लोग क्या, किसी भी जो थ्योरम होता है, हम लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके ही वर्ड को ही लिखते हैं। इसमें ना मेरा ना आपका लैंग्वेज नहीं होता है। हम लोग उसको क्या करते हैं, कथन लिख के इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, बेसिकली ऐसे ही। तो हमको ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमको ये फार्मूला पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से, क्योंकि हमेशा क्या हमारा ये जो गॉस का नियम है किसके लिए सही है, किसी बंद पृष्ठ के लिए ही सही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, मान लीजिए कितना है, Q0 है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गया क्या हमारा गॉस का नियम हो गया। अब इसको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे हो सकता है, हम लोग ये देखते हैं। इसकी उपपत्ति,
गॉस के नियम का प्रूफ। यहाँ पर जब मैंने ये माना तो एक इसके पहले मैंने फ्लक्स की संख्या बराबर क्या पढ़ा था, ई डॉट ऑफ ए cos थीटा, ये पढ़ा था। अगर हम इस छोटे से सरफेस के लिए लेते हैं जिसका वो क्या है ds है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ds कर सकते हैं, यहाँ पर d फाई हो जाएगा, क्योंकि हम अभी ये जो काल्पनिक पृष्ठ लिए हैं इतने के लिए देख रहे हैं, फिर टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। d फाई बराबर क्या हो जाएगा, e डॉट ऑफ ds cos थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका हम समाकलन कर सकते हैं क्योंकि टोटल आ जाएगा। तो संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई। अब यहां से इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ऑफ डी एस कॉस थीटा। तो ई तो हमारा एक क्या है, ये हमेशा एक क्या है बंद सरफेस के लिए है, इसको हमने बंद सरफेस लगा दिया। ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये टोटल होता है ये इतना, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारा, इसको हम लोग डी ए कहते हैं। इस सरफेस का ये जो टोटल सरफेस हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल टोटल का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। यहाँ पर कर दिए हम लोग, पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा जो डी आर, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं जो चीज कॉमन है, पर कुछ कट गए यहाँ पर, ये कट गया, ये कट गया, तो ये हमारा क्या है Q कॉमन अपान इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा फाई। देखिए हमारा ये आ गया क्या आंसर, फाई ई बराबर Q बाई इप्सिलॉन नॉट, यही वाला। तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कि गॉस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q के 1/ε गुना होता है। ये क्या हुआ, गॉस के थ्योरम का प्रूफ हो गया। यहाँ पर जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर कर लिया, जैसे आवेश हमारे किसी भी सरफेस पे जो भी आवेश दिया रहता है वो कांस्टेंट रहता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा Q बाई इप्सिलॉन नॉट बचा, ये हमारा बच गया। यहाँ पे हमने गॉस के नियम के बारे में सीख लिया। अब आगे क्या है, हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। मैंने एक बार गॉस के नियम को फिर से दोहरा दे रहा हूँ। गॉस का नियम हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए उपयोगी है, तथा इसको हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के सरफेस जो पृष्ठ होते हैं उसकी वजह से जो बादू क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग गॉस के नियम का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास इस चैप्टर में हमें 4 अनुप्रयोग हैं उसके। एक तो हो गया, पहला क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण बादू क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और दूसरा क्या है, हम इन सबको छोटी सी ट्रिक बताते हैं, उसमें सारे के सारे हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, और इसको क्या है कि प्रूफ भी रखने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रिक बताता हूँ, सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो मैं इसीलिए सबको एक साथ लिख लिया हूँ। पहला देखते हैं क्या है, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के कारण बादू क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा क्या है, अनंत समतल चादर जो होता है उसे कारण बादू क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा है एक समान आवेशित चालक गोले के कारण बादू क्षेत्र की तीव्रता। और चौथा जो है हमारा, दो समतल चादरों के बीच या उसके बाहर लगने वाले बादू क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमको लोग को ज्ञात करना है। मैंने कहा ट्रिक के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इन सबको करने के लिए हमें केवल और केवल 3 चीज की आवश्यकता है। पहला क्या है, फ्लक्सों की संख्या। पहला क्या करेंगे, हम लोग केवल 3 स्टेप लगाएंगे, तीन स्टेप लगाएंगे, 1, 2 और 3। इसी से हमारे सारे के सारे हो जाएंगे, मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे अब स्टेप 1 में क्या है, हम लोग फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या, फ्लक्सों की संख्या। इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, डी फाई बराबर ई डॉट ऑफ डी एस, ये यूज करेंगे। पहला क्या करेंगे, फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, हम लोग आवेश को पता करेंगे। आवेश Q बराबर क्या हो जाता है हमारा, m डायल, ये किसके लिए है, लंबाई के लिए है, और इसके लिए जो समतल चादर हो जाएगी रो इप्सिलॉन हो जाएगा, रो हो जाएगा। और जो इसके बाद लेंगे हम कुछ और लेंगे, जैसे गोला ले लेंगे तो 3D में हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग सिग्मा कर देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, बेसिकली लैम्डा आवेश घनत्व होता है, यह जो होता है लंबाई होता है। तो मैं अभी इसके लिए बता रहा हूँ, अनंत लंबाई के लिए, तो सबके लिए अलग हो जाएगा। जो 1D रहता है उसकी लेंथ है, तो आवेश घनत्व इंटू लंबाई, आवेश बराबर क्या होता है हमारा, घनत्व इंटू लंबाई।
घनत्व इनटू लंबाई। और तीसरा क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, हम इन दोनों को जो गॉस का नियम है उसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर मैं ये यहाँ से मिल गया और ये यहाँ से मिल गया, इन दोनों से लाके जब हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें बाजू क्षेत्रीय तीव्रता के बारे में पता हो जाता है। मैं इन तीनों का स्टेप यूज करके देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अनंत लंबाई की समतल चादर के लिए एक अनुप्रयोग लिख देते हैं। अनंत लंबाई की सीधा तार के लिए, सीधे तार के कारण बाजू क्षेत्रीय तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए, एक क्या किया मैंने, एक तार ले लिया जिसकी लेंथ L है मान लीजिए, ठीक है। अब हमने इस पर एक समान रूप से क्या किया, कोई आवेशित कर दिया, चार्ज को डाल दिया, तो इसकी एक बाजू क्षेत्रीय तीव्रता हो जाएगी, मान लीजिए ये हो गया। तो हम इसको डॉट मिला देता हूँ, तो मुझे एक गॉसियन सरफेस मिल गया। क्या ये एक क्या बेलनाकार मिल गया। तो हम इस पर एक छोटा सा ds ले लेते हैं, ds, क्योंकि इस सरफेस का ये डिफरेंशिएशन पार्ट है, मतलब छोटा पार्ट है। जब हम इसका समाकलन करेंगे ये संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, माना L लंबाई कोई सीधा तार है और यहाँ पर ये जो ds है, ये डिफरेंशिएशन मतलब अवकलित पार्ट है इस बेलन का, और यहाँ पर मान लीजिए बाजू क्षेत्रीय तीव्रता E है। तो इसके बिंदु P पर मुझे क्या करना है, बाजू क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करना है इसकी, जो कि यहाँ से r दूरी पर स्थित है। कहाँ से, इस लंबाई से, इस तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे बाजू क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना हिंदी मुझे यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था बाजू क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करने के लिए। पहला क्या बताया था, यहाँ पर मैंने फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करनी है, दूसरा आवेश ज्ञात करनी है, तीसरा उसको हम लोग क्या करना है, गॉस के नियम में जो गॉस का फॉर्मूला प्रूफ किए, फाई ई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, उसमें पुट करेंगे तो मुझे बाजू क्षेत्रीय तीव्रता मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हिंदी है भाई, अपना लिख लीजिएगा अपना लैंग्वेज। तो पहला है, देखिए मैं यहाँ पर बाजू क्षेत्रीय फ्लक्स की संख्या ज्ञात करते हैं। फ्लक्स की संख्या डी फाई मान लीजिए छोटे सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई डॉट ऑफ डी एस, ये हो गया। और टोटल सरफेस के लिए अगर निकालेंगे तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई। ये किसके लिए, अपन सरफेस के लिए हमेशा काम करता है। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारा ई डॉट ऑफ डी एस। यहाँ पर ई क्या है, हमारा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि जो उसको किसी पृष्ठ पर दिया गया आवेश होता है वो भी फिक्स होता है, और जो बीच की दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो भी फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर बिंदु P से इस तार की दूरी जो r है वो भी फिक्स है, इस पर दिया गया जो आवेश है, चार्ज है, वो भी फिक्स है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ई को बाहर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा ये फाई ई बराबर E इंटू डी एस, ठीक है। जब ये E इंटू डी एस हो गया तो अब बचता है डी एस, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन रहेगा भाई डी एस। तो इस छोटे से पार्ट, मतलब ये जो हमारा ये है बेलन, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच जो होता है, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर हम लोग एच की जगह एल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, पाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ये बचा, ये समीकरण एक मान लेते हैं। और दूसरा हमें क्या निकालना है, हमने क्या कहा था, दूसरा निकालना है मुझे आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू लंबाई, क्योंकि हम लोग एक लंबाई के लिए निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए घनत्व हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो गया, और लंबाई एल हो गई, क्यू बराबर लैम्डा एल, समीकरण 2। तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, इन सबको क्या करना है हमें, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, ठीक है। गॉस के नियम से मैं इसमें फाई ई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मैं फाई ई और क्यू की वैल्यू इक्वेशन और 2 से, समीकरण 1 और 2 से वैल्यू रखता हूँ। क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या आया था मेरा, ई डॉट ऑफ 2 पाई आर एल इंटू क्यू बराबर लैम्डा एल है अपन इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई बराबर, इसको इधर भेज सकते हैं,
लैम्डा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो लैम्डा अपान 2 पाई इक्वल नॉट इंटू आर, ये होगा हमारा क्या, वायु क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि बिंदु P पर जो वायु क्षेत्र की तीव्रता है अनंत लंबाई की एक तार है, जिसको हम लोग L लंबाई मान लिए हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करके हम संपूर्ण पृष्ठ का निकाल सकते हैं, जो कि बिंदु P पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार से दूरी मान लीजिए r है, तो बिंदु P पर मैंने एक काल्पनिक पृष्ठ, जिसको गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, मान लिया, जिसका जो सरफेस एरिया वो क्या है, ds है। तो यहाँ पर करने के बाद मुझे जो वायु क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर मिला कितना है, लैम्डा अपान 2 पाई इक्वल नॉट इंटू आर। ये होगा हमारा अनंत लंबाई।